तो सबसे पहले ये सीखेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। मैट्रिसेस जो चैप्टर 3 था उसमें कैसे बनाते थे, 1 2 5 3 6 -2, ये एक मैट्रिक्स है। ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर है। अब अगर इसमें हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m क्रॉस m, ये उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो रो और कॉलम अगर सेम हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं b 1 2 5 -2 5 0 1 7 3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। अब इसके एलिमेंट्स को देखो कैसे रखते हैं, ये 1 2 5 -2 5 0 1 7 3, इसको अगर हम इस तरीके से रख दें तो ये तो मैट्रिक्स है, ये बन जाता है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में ये वाला साइन लगाते हैं, मॉडुलस का साइन जो होता है ना उसके जैसा है ये। मैट्रिसेस में क्या होता है, कोई वैल्यू इसकी नहीं होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये वैल्यू रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है एंट्रीज कैसी डाली गई हैं। इमेजिनरीज डिपेंडिंग ऑन द एंट्रीज। डिटर्मिनेंट्स में एंट्रीज कैसी हैं, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं ना, इनको एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकल जाती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती है। जो सिमिलरिटी होती है वो ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का हो तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बनाते हैं, ए बी सी और डी, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इससे हम डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं ए बी सी और डी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट सी। इस तरीके से उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट्स में डाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में यही सिमिलरिटी है कि दोनों 3 क्रॉस 3 का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये निकालने का प्रोसीजर हम सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बेसिक्स हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बेसिक हैं। इसको जरा कॉपी करो जल्दी से। कुछ लिखिए सर। नोट करने वाली चीजें होंगी, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें नहीं आता है वो चीज, तो नोट करते रहना, ठीक है। अब मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो पहले एक्सपेंशन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ अ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं A11, सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है एक्सपेंशन। तो ये A है डिटर्मिनेंट, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ना क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस। तो A11 का क्रॉस बनेगा A22 से, माइनस बीच में, फिर A22 का, A12 का A21 से। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे ही एक्सपैंड करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का था, अब एक 3 क्रॉस 3 का एक्सपेंशन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें ना माइनर और कोफैक्टर यहीं पे बता देता हूँ। पहले एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे जाके बताया है, बट मैं तुम्हें यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि उसको समझने के बाद एक्सपेंशन थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज कर लेंगे। इसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसको यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो माइनर्स क्या होते हैं, मान लिया एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब माइनर्स क्या होते हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट है ना, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स बार बार बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके, वही मैट्रिक्स का फॉर्मूला 3 इंटू 3 9। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर्स एग्जिस्ट करेंगे। किसी भी एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम माइनर निकालते हैं कैपिटल M11 का, मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। एलिमेंट जो है A11, उसके लिए ये वाली रो पूरा कट कर देना है, ये वाला कॉलम पूरा कट कर देना है। अब जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनको लिख लो यहां पे, A22, A32, A23 और A33। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपैंड करना हमको पता है। तो ये होता है A22, A33 माइनस A23, A32। ये जो वैल्यू आ रही है ये हम माइनर बोलेंगे किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, A11 का माइनर है ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का माइनर हम फाइंड कर सकते हैं। चलो इसका फाइंड करते हैं, 3 2 का। तो माइनर 3 2 का फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 3 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी रोज और कॉलम है उसको क्रॉस कर लो। तो ब्लू लाइन से जो कट बना है वो देखो, ये पूरा कट कर लिया। अब 4 एलिमेंट्स बचे होंगे जो इन लाइंस में नहीं आए होंगे, कौन कौन सा होगा, एक ये वाला होगा A11, उसके नीचे A21, इधर भी 2 बचे होंगे A13 और A23। ये 4 पहले लिख लिया। अब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट, तो A11 A23 माइनस A13 A21, तो ये हो गया माइनर A32, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर हो गया ये समझ में आ रही है बात, माइनर। यस सर। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखता है कोई कोई, A32 माइनर ऑफ A32। ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों सेम चीजें हैं। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो देखो कोफैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ऊपर से करते हैं, क्योंकि 3x3 का एक्सपेंशन भी इधर ही सीख लेंगे। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मान लो किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट ith रो jth कॉलम का है, उसका कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस j और उस एलिमेंट का माइनर। ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। i और j क्या है, जहां पे i जो है वो नंबर ऑफ रो है, कौन सी रो की बात हो रही है वो, और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। एक दो एलिमेंट्स का निकालते हैं कोफैक्टर। मान लो हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स फिर से लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33। अब मान लिया हमको कोफैक्टर निकालना है 1 2 का, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूले में पुट करो, I1 है और J2 है, तो ये हो गया -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और माइनर ऑफ 1 2। तो -1 का पावर 3 हो गया ना, ये हो गया माइनस, और माइनर ऑफ 1 2 ये कितना आएगा, A21 into A33 minus A31 into A23। हाँ। तो इसका एलिमेंट अगर लिखें, देखो ये वाली रो पूरी काट लेनी है, रो और कॉलम इस तरीके से काट लेना है। तो A21 इंटू A23, A31, A33, ये माइनस आगे लग जाएगा, और A21, A33 माइनस A23, A31, इस माइनस को चाहो तो अंदर शिफ्ट करके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन, कोफैक्टर ये मतलब होता है। अब एक 3x3 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन देखते हैं, इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस।
एक्सपेंशन ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट लेते हैं यही वाला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33। तो पहली बात तो ये समझो कि एक्सपेंशन जो है ना वो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग करोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्सपेंशन जो है, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं एक्सपैंड करने के। हम चाहे तो R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लें, चाहे तो R2 के अलोंग कर लें, चाहे तो R3 के अलोंग एक्सपैंड कर लें। हम चाहे तो C1 के अलोंग एक्सपैंड कर लें, चाहे तो C2 के अलोंग कर लें, चाहे तो C3 के अलोंग एक्सपैंड कर लें। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने के 9 डिफरेंट वेज होते हैं, 3 रोज के अकॉर्डिंग और 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, चलो मान लिया हमने मतलब पहली रो के अलोंग अगर हम एक्सपैंड करना चाहते हैं तो A11 पहली रो के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, A11 इसके साथ कोफैक्टर ऑफ 11। पहली रो के अलोंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं, इसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा A11 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A12 इंटू इट्स कोफैक्टर, A13 इंटू इट्स कोफैक्टर। निकालो जरा A11, देखो इसका कोफैक्टर निकालना है तो पहले मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करता हूं। आई नो ये सारे निकाल लोगे बहुत इजीली, बट फिर भी फॉर्मूले से एक बार निकाल के देखते हैं। इनटू C11 जब निकालोगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इनटू माइनर ऑफ 1 1 प्लस A12 एज इट इज -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इनटू माइनर ऑफ 1 2, A13 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3। तो ये बन गया A11। अब माइनर ऑफ 1 1 का निकालें, इस वाले का माइनर निकालें तो क्या क्या होगा, ये रो कट जाएगी, ये कॉलम कट जाएगा। A22, A23, A32, A33, ये देखो प्लस, अच्छा ऊपर से माइनस आ रहा है, ये -1 का पावर 3 है तो ये हो गया माइनस A12, और माइनर 1 2 का निकालोगे इस वाले का तो कितना आएगा, ये रो कट गई है, ये कॉलम कट गया है, तो A21, A31, A23, A33, कुछ गलत हो तो बता देना, प्लस A13, -1 का पावर 4 प्लस हो गया माइनर ऑफ 1 3, तो ये आएगा A21, A22, A31, A32। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है बस। तो A11 इंटू A22 माइनस A33, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31, फिर इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो एक्सपैंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है, अब पता नहीं तुम्हें फॉर्मूले में कितनी इंटरेस्ट होती है, फॉर्मूला लेकिन होता है एक्सपैंड करने का भी। इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपैंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब सम Aij इंटू Cij, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्सपैंड करने का। Aij मतलब कोई भी एलिमेंट, तो वो एलिमेंट किस रो किस कॉलम का है उसके अकॉर्डिंग सारे रोज ले लेते हैं या सारे कॉलम्स ले लेते हैं, और हर एक कॉलम का सारे एलिमेंट जो है उनका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट्स में कुछ और बेसिक बातें करते हैं छोटी छोटी। देखो एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं A11, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या है, एक नई मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालो कितना आएगा,
डिटर्मिनेंट्स में A11, A12, A13, A21, A23, हाँ A22 और A23, A31, A32, A33। एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, वो मैट्रिक्स B है, जो कैसे निकालेंगे, K इंटू A करके। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, K जो है इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, याद है ना, ये कौन सा टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये K क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, तो K11, K12, K13, फिर K A21, K A22, K A23, Ka31, Ka32, Ka33। अब इस वाली मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करें, कौन सी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बी का, तो मैट्रिक्स बी का जब डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स के अंदर आएंगे। तो इसका पता है क्या होगा वैल्यू, इन दोनों में अगर रिलेशन चाहिए हमको, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, वो स्केलर नंबर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, बट अगर डिटर्मिनेंट है तो वो सिर्फ एक रो को या सिर्फ एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। ये ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ एक रो को करेगा, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर ये सिचुएशन है हमारे पास, अगर ये सिचुएशन है हमारे पास, तो पहली रो से हम k कॉमन कर सकते हैं, पहली रो से k कॉमन कर सकते हैं, दूसरी रो से भी k कॉमन कर सकते हैं, तीसरी रो से भी k कॉमन कर सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो A11, A12, A13, ये हुआ पहली रो के सारे एलिमेंट से k कॉमन करके, तो इस k का काम हो गया। दूसरी रो से भी हमने k कॉमन लिया है और तीसरी रो से भी k कॉमन लिया है, तो ये हो गया k टू द पावर 3 इंटू a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां हमने क्या दिखा, ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की थी और k जो स्केलर नंबर, उसका पावर कितना आया है 3। तो इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में बनाते हैं। अगर मान लो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इफ इट इज n ऑर्डर, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो क्या होता, ये k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे आता। ये बात समझ आ रही है। यस सर। अगर n ऑर्डर का होता तो n यहां पे बाहर आता। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। और थोड़ा क्लियर कर दूं अगर चाहिए तो, एक जनरल फॉर्म बना देते हैं, a इक्वल टू के भी है अगर, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, k टू द पावर n इंटू b का डिटर्मिनेंट, वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सर मतलब k मैट्रिक्स A इक्वल्स टू k क्यूब में डिटर्मिनेंट A, क्या 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 फिर से, k इंटू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट A। हाँ k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ करेक्ट। k क्यूब क्यों, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स थी, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती स्क्वायर मैट्रिक्स तो k का पावर n आता बाहर, क्योंकि हर एक अच्छा, रो से ले सकते हैं बाहर। हाँ वो फिर एवरी एलिमेंट के लिए होगा, तो जितनी रोज हैं या जितने कॉलम्स उस हिसाब से।
एवरी एलिमेंट नहीं, एवरी रो या एवरी कॉलम के लिए। उस रो में, हाँ ठीक है, उस रो में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एक बार वो एलिमेंट बाहर आ जाएगा। तो जितनी रोज होगी, चलो मान लो तुमने रो से कॉमन करना शुरू किया, फर्स्ट रो से के बाहर आएगा, सेकेंड रो से भी के बाहर, थर्ड रो से भी के बाहर, इसी तरीके से nth रो से भी के बाहर आएगा। तो अगर ये सारे मल्टीप्लाई करोगे तो के का पावर n आ जाएगा। ये तो रो की बात हो गई। कॉलम के साथ भी सेम रहेगा, फर्स्ट अच्छा, तो कॉलम। n है वो ऑर्डर है हाँ, n ऑर्डर है मैट्रिक्स यहाँ A लिखा का। है। ओके, ये देखो ठीक ऑर्डर है। यहाँ लिखा है। हम्म, यहाँ पे इसको जनरलाइज किया मैंने, ये भी लिख लो चाहो तो। हाँ सर। ग्रेट, चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहली एक्सरसाइज मतलब ऑब्जेक्टिव है, बच्चों वाली है, तो वो मैं शेयर करता हूँ, डिस्कस तो एक बार करेंगे एटलीस्ट। चलो यहाँ देखो लैपलास। तो एक्सरसाइज 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, कुछ खास था नहीं उसमें, एक्सपेंशन है बस। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें बेसिक नॉलेज जो है वो मिल जाए। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। 1 एंड 2 में डिटरमिनेंट्स को एक्सपैंड करना है। कोई एक करवाना चाहते हो 1 एंड 2 में? सर ट्राई करते हैं, एक बार ही नहीं हुआ तो फिर करते हैं ना। काम करो फिर, ठीक कोई है। एक बता दो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ट्राई करो। वैसे ये नहीं कि ये टफ है, मतलब सारे कर लोगे, सिंपल है, करो कोशिश। देखो मैं कर हाँ, देता -2 आ रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस बीच में लगा के एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया ना? मैंने याद है कि यस। एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस तो कुछ नहीं हो रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हाँ स्क्वायर प्लस 2। एक बार जरा चेक 2 करो क्या आ रहा है क्या? हाँ। ओ, मैंने गलती कही है, माइनस आ रहा है मेरा, -2 आ रहा है। नहीं, मेरा भी गलत हो सकता है, एक बार देख लो जरा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आना चाहिए। एक सेकंड। तो यही आ रहा है पीछे। हाँ सर, आपका सही है, गलती नहीं। हाँ, ये हो गया। अब ना इसके yes, बाद की बात, तो 1 2 थोड़ा सा तेज चलें क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसे क्वेश्चन है और इसमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट्स एक्सपैंड करना है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी जो फॉर्मूला बताए हैं ना, वो फॉर्मूला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इसने क्या बोला है, प्रूव करो 3 इंटू ए इक्वल टू, ये ऐसे करके लिखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर परेशानी हो तो 3a, मतलब 3a का डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं पहले, यहां देखो 3 इंटू ए करके। ओके, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे होगी, 3 चला जाएगा अंदर सारे एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ। तो इस b का अगर डिटरमिनेंट निकालो, इस वाले को हमने b अज्यूम कर लिया है, तो कैसे निकालोगे, पहले 3 सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसका हमको निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या करो, इस वाले को सुनो ध्यान से, इस वाले को ना एक्सपेंशन में एक बात ध्यान रखोगे, मैं ना 4.2 एक्सरसाइज में इस बात पे बहुत जोर दूंगा, एक्सपेंशन के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो एक्सपैंड करने के लिए मैंने ये बोला है कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलावा हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखेंगे, हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, क्योंकि काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं चाहूं तो इस वाली कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, या फिर चाहूं तो, और ऑप्शन देखो, पहला तो C1 के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो, दूसरा C2 भी कर सकते हैं सर। के अलोंग भी, हम R3 लास्ट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, R3 के यस हम सर C2 C2 भी कर सकते के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी भी एक के अलोंग एक्सपैंड कर लो, क्या फायदा होगा वो देखो। चलो C1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। जब भी डिटरमिनेंट एक्सपैंड करोगे तो एक बार दिमाग में रखना, तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन से रो या कौन से कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना टीचर थोड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सपैंडिंग
along C1, ये हर बार लिखोगे जब भी तुम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना चाहोगे तो हर बार ये लिखोगे कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो। चलो यहाँ इसके अलोंग करते हैं, तो 3 इसके अलोंग कर रहे हैं 3, तो क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, ये रो ये कॉलम कट गई, 3 इंटू 2 6 माइनस 0, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 18 आ रहा है ये, इसे सबको मल्टीप्लाई किया हमने, 3 0 3 0 6 0 12, ओके, तो ये आ गया 18, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब जरा 27 इंटू ए निकालें, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 3 इंटू ए, सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ओके कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो 27 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट, देखो इसमें ना इस वाले रो के अलोंग एक्सपैंड कर लो, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो ये हो गया 27। फिर से हम इस वाले कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें तो ये बन गया 1 के साथ 4 माइनस 0, ये तो कुछ और आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, देखो ना जरा एक बार कहीं पे कोई मिस्टेक दिख रही है। सर एक बार वो देखना एक्सपैंड कैसे किया आपने। ये वाला नहीं नहीं, यस ऊपर एक्सपैंडिंग सर, अलोंग ऊपर सी वाला वाला। सर वो मल्टीप्लिकेशन में शायद। हाँ अच्छा 12 3 जा 36, ये हाँ, 36 माइनस 6 आ रहा है, मैंने 6 क्या लिखा है, तो ये बन गया 3 के साथ 30 आ रहा है। 12 3 जा 36, वही तो कह रहे हैं, ये हो गया ब्रैकेट में, ये 108, आंसर तो सेम है। अच्छा 0 है ना, हाँ 36 ठीक है। पहले ना मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 0 6 लिख दिया था, क्या बात, कुछ और कर लिया मैंने भी यही किया बस अभी। हाँ, तो ये ऐसे है, ठीक है, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो जो फॉर्मूला हमने सीखा है ना 27 क्या है, एक्चुअली 3 का पावर 3 है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। ये देखो 2 क्रॉस 2 का है, तो ये वाला 2 का स्क्वायर है, और जो है ना वो 2 का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई करवाना है। अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे ना ये वाला, a इक्वल टू के बी है अगर, तो a का डिटर्मिनेंट होगा k इंटू बी का डिटर्मिनेंट, k का पावर l, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई करवाना। 3 और 4 में कोई समस्या तो नहीं है, नहीं चलिए आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ करवाना चाहते हो, 5 का फर्स्ट सेकंड नहीं सर, इवैल्यूएट करना हो जाएगा, इवैल्यूएट करना है, हम प्रूविंग वाले पे ज्यादा टाइम दे तो अच्छा रहेगा, R2 में कर लेंगे इसको। 4.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 5 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, कर लोगे। 7th में एक कोई भी करवा लो, 7th का फर्स्ट या सेकंड कोई भी करवा लो, कौन सा करवाओगे कि नहीं करवाओगे? क्या है? करके देखते हैं एक बार। 7th का फर्स्ट करते हैं, 2 4 5 1 2x 4 6 और x, तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। LHS को देखो 2 माइनस 20, RHS पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24, तो ये हो गया माइनस का 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर हो गया 3, तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √3। ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का इसका। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही, 8th भी ऐसे ही कर दोगे, हाँ हो गया सर। कॉपी कर दो। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, लिख लिए? यस सर। सर एक सेकंड। हो गया सर। 7th का फर्स्ट पार्ट, सर डन।
चलो तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वार्म अप हो गया है, अब रियल मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, पहले समझ लोगे पूरा, उसके बाद कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑन इंटरचेंजिंग rows and columns, rows या columns, the value of determinant remain unchanged। कहने का मतलब रो को कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर लो, ये ऐसे रो एंड कॉलम, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। कहने का मतलब एक डिटर्मिनेंट है, अगर इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये डेल्टा। डिटर्मिनेंट होता है डेट, उसको डेट बोलते हैं। डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखा हो ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है तो ये डिटर्मिनेंट है। अब एक दूसरा डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं डेल्टा 1, और हम ये सोचते हैं कि वैल्यू कहीं चेंज कर जाए तो इस डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम से रिप्लेस कर लो। A11 इंटरचेंज कर लो, जो पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना लो, जो दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना लो, और जो तीसरी रो थी उसको बना लो तीसरा कॉलम। तो जब इनकी वैल्यू फाइंड करोगे ना तो क्या होगा, इसका रिजल्ट तुमको मिलेगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो पहला रूल याद रहेगा, रोज को कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अब देखो किसी रो को दूसरे रो से अगर इंटरचेंज करना है, ओके, इफ एनी टू रोज, इफ एनी, सर इसका मतलब ये है कि ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम होगा। क्या बात है, वेरी गुड। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए लेकिन। ओके सर, ओके सर। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन साइन जो होता है डिटर्मिनेंट का चेंज कर जाता है, चेंजेस। मतलब एक डिटर्मिनेंट लेते हैं ए, ये ले लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अगर हम फर्स्ट रो को और थर्ड रो को, या फर्स्ट रो को सेकंड रो को, या थर्ड रो को सेकंड रो को इंटरचेंज करें, ये रो की बात हो गई, या फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, या सेकंड को थर्ड के साथ इंटरचेंज अगर करें तो इसका जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर 5 आती है, जस्ट इमेजिन, तो एक दूसरा डिटर्मिनेंट फॉर्म करें, उसमें क्या करते हैं, हम लिखना पड़ता है कि कौन सी रो कौन सी कॉलम इंटरचेंज कर रहे हो। मान लो हमने R1 को इंटरचेंज किया है,
R3 से, जस्ट इमेजिन। तो एक डिटर्मिनेंट बनी है, पता नहीं कौन सी, ए है, बी है, क्या है, दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो A3 मतलब रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये बन गया A31, A32, A33, सेकेंड रो एज इट इज, और ये A11, A12, A13। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ए जो होगा बी के साथ माइनस कर लोगे तो ये रिजल्ट होगा। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज कर जाएगा। और तुमने फिर से वही काम कर दिया ना, अगर मतलब अभी तो R1 को R3 से रिप्लेस किए हो, अब सोच के बताना कि R1 R3 को हम फिर रिप्लेस कर लें इस वाले में, तो एक और माइनस आएगा, आएगा ना? यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमको आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सर लेकिन हमने कुछ अलग रो चेंज कर दिया तब भी तो माइनस आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो कोई फिर अलग तो सेम हो जाएगा 5, लेकिन मैट्रिक्स तो अलग। क्या क्या क्या, एक बार फिर से, इस वाले की बात कर रहे हो? जैसे कि हमने ए से बी जाने में R1 R3 को इंटरचेंज किया, हमारा -5 आ गया, और आपने कहा था हम वापस से R3 को R1 कर देंगे तो हमारे पास वापस से ए आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो माइनस लग जाएगा आगे। लेकिन अगर हमने बी में 2 की जगह 3 कर दिया इंस्टेड ऑफ 1 की जगह 3, अच्छा, तो तो इसमें तब फिर भी से तो तुमने माइनस ये आएगा। करके, इसमें तुमने अब ये कर लिया, हाँ, तब भी तो माइनस तो आएगा ना। तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? एक माइनस तो है ना ऑलरेडी। हाँ, तो मतलब वो सेम हो जाएगा, लेकिन ये तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ए से अलग हो जाएगी ना फिर ये जो नई सी आएगी। मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ देखो, A31, A32, A33, A21, A22, A23, सॉरी इंटरचेंज कर लो। तो अब यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाला, है ना, 11, A12, A13, A21, A22, A होगा 23। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू आएगी +5। आप बताओ क्या कह रहे हो, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये कह रहे हो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें उसमें डिफरेंस है। तो इसको कंपेयर करोगे ना तो डिफरेंस नहीं है। देखो इसमें दो इंटरचेंज हुआ है, दो चीजें इंटरचेंज हुई है। पहला, ये थर्ड रो और फर्स्ट रो, देखो थर्ड रो पहले नीचे था, ये वाली थर्ड थी, उसको अब हम बोल रहे हैं फर्स्ट, तो एक चेंज ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे 1 जो था वो इधर है, तो यहाँ पे 1 ये फर्स्ट रो है, इसका देखो ये वाला सेकंड रो है, दूसरा इंटरचेंज ये हो गया। हाँ, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। आइडेंटिकल नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा कैलकुलेशन, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, मैट्रिसेस डिफरेंट बनेंगी, अलग बात है, एलिमेंट्स आगे पीछे होंगे बट इनकी वैल्यू सेम रहेगी। ओके सर। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिख लो पहले। सर एक और चीज, सर ये जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये एनी ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए चलेगा या सिर्फ 3 ऑर्डर के लिए? किसी के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए चलेगा। सेकंड वाली मैट्रिक्स हम ऑर्डर 2 पे कैसे लगाएंगे? देखो ये मान लिया 1, 2, 5 और 3 ये मैट्रिक्स है, इससे हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। ये मान लिया एक मैट्रिक्स है 1, 2, 5, 3, इससे हमने डिटर्मिनेंट बना लिया है। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो जरा, 3 - 10, 3 - 10 हो गया -7। अब अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया 5, 3, 1, 2, तो कितनी होगी, 10 - 3 हो गया 7। तो इस वाले में हाँ, क्या रिलेशन है, -7, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है। इसमें भी तुमने इंटरचेंज किया है, R1 R2 को इंटरचेंज किया है, तो वैल्यू माइनस करके आएगी। ओके सर। लिखो, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is identical, exactly same, then
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। कहने का मतलब ए कोई डिटर्मिनेंट है, मान लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इसका जो थर्ड रो है वो भी A11, A12, A13 हो गया। तो तुम क्या करो, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, वैल्यू क्या होगी 0। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। इसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। इसको तुम चाहो तो निकाल सकते हो, एक्सपैंड करके देखना, रिजल्ट 0 आ जाएगा। नंबर 4, इफ ईच मेंबर या एंट्री ऑफ एनी रो या कॉलम of a determinant is multiplied by a scalar number let's say k, then value of determinant gets multiplied by k। मतलब मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है a और वो है A11, कितनी बार लिखेंगे ये, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब तुमने क्या किया, किसी भी एक रो को k से या मतलब कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो तुम एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाओगे A1। वो कैसे बनाओगे, इसके सारे एलिमेंट्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, चलो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट रो के, तो इस A में और A1 में क्या रिलेशन होगा, जो A1 होगा ना वो k टाइम्स A होगा, जो A1 होगा वो कितना होगा, k टाइम्स A होगा। मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे, तो इस वाले में A में उसी k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा A1। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है ना हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ चीजें यहाँ पे नोट करनी चाहिए। सबसे पहला, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, मान लो किसी भी रो में कोई नंबर अगर कॉमन हो, उस रो के सारे एलिमेंट में वो नंबर अगर कॉमन हो तो उसको कॉमन बाहर कर सकते हैं। या रो में नहीं, कॉलम में भी कोई एलिमेंट अगर कॉमन हो, कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट, वेरिएबल, कुछ भी कॉमन हो, तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर कर सकते हैं। वी कैन टेक आउट एनी नंबर या कॉमन फैक्टर, कुछ भी बोल दो, एनी फैक्टर, वी कैन टेक आउट एनी फैक्टर from any row या column of a given determinant, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम से कोई भी नंबर हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसके कॉमन लेने वाली बात में एक बात और ध्यान रखनी है, इफ एनी टू रोज या कॉलम आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। देन ऑल्सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट A है
तो मान लिया ए हमारा A11 फिर से वही A12 A13, दूसरी रो जो है वो K इंटू A11, K इंटू A12, K इंटू A13 और A31 A32 A33 ऐसी है। इस डिटर्मिनेंट की हमको वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए अगर निकालोगे तो क्या होगा, देखो सेकंड रो से के कॉमन कर लिया, पहले तो सेकंड रो से के कॉमन कर लिया क्योंकि सारे एलिमेंट में के कॉमन है। तो ये बन गया A11 A12 A13, फिर से A11 A12 A13 और नीचे वाला A31 A32 A33। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो अगर सेम हो, जैसे इस वाले में क्या है A11 अपॉन A21 निकालोगे तो 1/k, और यही A12 अपॉन A22, यही A13 अपॉन A23। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग रोज जो है R1 R2 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 थी, समझ आई? यस सर। ठीक है, कॉपी करो, यस कॉपी करो। दो प्रॉपर्टीज और हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 के मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दूंगा, सो थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे, सारे कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, ये बहुत बड़ा सा इसमें समझाने वाला है, मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूँ, आई थिंक समझ जाओगे। देखो दो काम करना है, एक डिटर्मिनेंट देखो मैं लिखता हूँ अभी। डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट है A1 प्लस λ1, जस्ट इमेजिन। दूसरा एलिमेंट है A2 प्लस λ2 और तीसरा एलिमेंट है A3 प्लस λ3। दूसरी रो है B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले वाले एलिमेंट्स को पकड़ लो, A1 A2 A3। तो ये बनेगा A1 A2 A3 प्लस, आप दूसरे वाले को पकड़ लो, λ1 λ2 और λ3, और उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहाँ फिर से B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये है रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 सॉरी। डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो एकदम दो नंबर्स के सम में अगर लिखी जा सकती है तो उसको इस तरीके से हम ब्रेक करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके सर ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, इसको प्रूव करना चाहते हो? मतलब थोड़ा सा बता दो, अगर टाइम लग जाएगा तो। देखो ये बी और सी वाले दोनों में क्यों आए, मतलब हाँ दोनों डबल में डबल क्यों लिखना आएंगे? है। अच्छा देखो, इसको फिर वही है, जस्टिफिकेशन के लिए प्रूव ही करना पड़ेगा, ये दोनों को प्रूव ही करना पड़ेगा। फिर प्रूव करना बहुत लंबा होता है, मैं बता देता हूँ क्या करोगे अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि ये नंबर्स में कुछ भी कॉमन वॉमन नहीं है तो हम माइनस माइनस करके 0 नहीं कर पाएंगे, एक्सपैंड ही करने का तरीका है। तो इसमें क्या करोगे, अगर प्रूव करना है तो सिंपल इसको एक्सपैंड करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल आएगा। इसमें जो रूल है वो ये है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, उसको दो नंबर्स के सम के फॉर्म पे लिखना है। जैसे पहली रो जो लिख रहे हैं हम लोग वो A1 प्लस λ1 है, फिर A2 प्लस λ2 है और A3 प्लस λ3। तो इसके पहले एलिमेंट्स ले लो सारे, इनको लेके बना लो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अब दूसरे एलिमेंट्स को लेके बना लो λ1 λ2 और λ2 λ3, इसको लेके ये बना लो। इन दोनों का जब सम करोगे तो ये इक्वल आएगा, ये रूल है। प्रूफ करने के लिए फिर वही है, दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सर अगर दो में हो, लाइक किसी में जैसे λ4 λ5 हो तो जैसे क्या हो वो भी बताओ, सेम रहेगा? जैसे क्या हो बताओ। A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3 है, और B1 प्लस सपोज β1 ले लो, B2 प्लस समझ गया β2 ले लो, समझ B3 गया प्लस β3। समझ गया मैं समझ गया।
C1 प्लस गामा 1 और कॉम्प्लिकेट कर लें, C2 प्लस गामा 2, C3 प्लस गामा 3, ऐसे है, ये कह रहे हो ना। हाँ तो तुम ये बताओ पहले कि कौन सी रो के अलोंग ब्रेक करना चाहते हो। R1 ले लो। R1, तो R1 में A1 अपॉन ये पूरा, ओके फिर A2 और ये दोनों एज इट इज, फिर A3 और ये दोनों एज इट इज, ये हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस, अब फिर लैम्डा 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 इनके साथ भी नीचे वाले पूरे पूरे। तो ये मर्जी अपनी होती है कि कौन से रो के अलोंग एक्सपैंड करना चाहते हैं, कौन से रो के अलोंग ब्रेक करना चाहते हैं। अगर तुम सेकंड वाले के अलोंग ब्रेक करना चाहते हो तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखोगे। ओके अगर तुम थर्ड के अलोंग, देखो मैं थर्ड के अलोंग तुमको ब्रेक करके दिखा देता हूँ, R3 के अलोंग मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ। देखो R3 के अलोंग ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ C1 C2 C3 फर्स्ट डिटर्मिनेंट में होगा, और दूसरे वाले में होगा गामा 1 गामा 2 गामा 3, और ऊपर वाला पूरा सेम रहेगा, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 प्लस बीटा 1, B2 अच्छा प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 2, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2 और B3 प्लस बीटा 3, ऐसे रहेगा। समझ आया? यस सर। या किसी कॉलम के अलोंग ब्रेक करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। वो हो जाएगा सर, समझ आ गया मैं। समझ में आ गया ना। ये देखो फिफ्थ रूल था। सिक्स्थ रूल देखो, ये भी सिक्स्थ रूल में क्या है कि किसी भी कॉलम को इंटरचेंज नहीं रिप्लेस कर सकते हो। इंटरचेंज और रिप्लेस में डिफरेंस है, ये दोनों एरो मतलब होता है इंटरचेंज करना, और इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। तो किसी भी कॉलम को रिप्लेस कर सकते हो उस कॉलम में कोई दूसरा कॉलम किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। फिर से सुनो, किसी भी कॉलम को रिप्लेस कर सकते हो उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स में किसी दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सेम चीज रो के लिए भी है, किसी भी रो में उस रो और किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये है सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी। On applying these, the value of determinant remains unchanged. सर तभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक ये सब में सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टीज ले रहे थे जो कि वो अनचेंज होती है। तो ये 5 और 6 भी कॉपी कर लो। अब क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम्हारे और जितने डाउट्स है वो सब क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस बताता जा रहा हूँ, उनका प्रूविंग नहीं दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट क्वेश्चन जब करेंगे ना तुम्हें और क्लियर होता जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। कॉपी करो जल्दी से। तो अगर ये वाला हम अप्लाई करें, R1 की जगह पे R1 प्लस 2R2 लिखना है, तो सिर्फ R1 चेंज होगा, तो जो अनचेंज होगा पहले वो लिख लो, उसमें कोई चेंजेस गलती से भी ना हो जाए। सर जैसे मैट्रिसेस में करते थे। हाँ बिल्कुल 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 सेम है। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसमें R2 का फर्स्ट एलिमेंट डबल करके ऐड करेंगे, तो 5 और इसका डबल करो 6, तो ये हो जाएगा 11। फिर 2 इस वाले 2 में ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट ऑफ R2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 14 प्लस 2 ये हो जाएगा 16। अब 3 में क्या करोगे, तो 3 में ऐड करोगे इस वाले का डबल करके, तो ये हो गया -1। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है। यस सर। चलो कॉपी करो। तो अब चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 4.2 पे। बुक है ना सबके पास? हाँ सर। तो अपनी अपनी बुक निकाल लो।
क्योंकि मैं बाद में शेयर नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे अट नहीं पाएंगे। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज, ये देखो 4.2। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो यहाँ तक है, 6 7 8 फिर पार्ट्स भी हैं, और 14 तक क्वेश्चन है। 15 16 एमसीक्यू है, वो कर सकते हो आराम से। 14 तक है, हम कोशिश करते हैं ये खत्म करने की। अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो सेकंड एक्सरसाइज कोशिश करते हैं खत्म करने की। अपनी अपनी बुक निकाल लो और बुक से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? डिस्कस हम सारे करेंगे और किसको सॉल्व करना है वो डिसाइड कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। रुक जाओ, हाँ यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है इसमें? क्वेश्चन है x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूव करनी है। तो हमने LHS ले लिया, इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूव करनी है। देखो क्या करोगे इसको, x y z एज इट इज, a b c एज इट इज। अब थर्ड कॉलम को ब्रेक कर लो, तो x y z फर्स्ट एलिमेंट हो गया थर्ड कॉलम का, और x y z a b c और लास्ट का एलिमेंट a b c। ये समझ आया? यस सर। यस सर। जब ब्रेक कर लिया, देखो इसमें क्या है, पहले वाले डिटर्मिनेंट में मान लो ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 के लिए क्या है, C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और इस वाले में ये दोनों आइडेंटिकल हैं, C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। कितना हो गया आंसर? 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। यस सर। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि R1 को सर वो ऐड करके, हाँ कर सकते हैं, ऐड करेंगे इन दोनों कॉलम 1 को, कॉलम Yes, 1 को। हाँ, कॉलम 1 की जगह पे C1 प्लस C2 कर सकते हैं, दोनों ऐड होके यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, फिर दोनों आइडेंटिकल 0 हो जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको 0 प्रूफ करनी है, ठीक है? तो जो LHS है वो है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। फिर ये है b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, और ये एलिमेंट क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी नहीं, क्या लिखा है वहां पे? एक बार जरा बताना यहाँ पे क्या लिखा है बुक में। सर C माइनस ए, c माइनस ए, A माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस B माइनस सी। ठीक है, चलो आइडिया दो कैसे करेंगे। देखो इन तीनों कॉलम्स का सम कितना है, पहले कॉलम में सारे एलिमेंट का सम कितना है? सर 0। 0। और इसके दूसरे कॉलम के साथ दूसरे कॉलम का भी 0 है, हाँ 0 है सर। दूसरे कॉलम का भी 0 है। तो कहने का मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख के ऐसा कर सकते हैं, बोलो। R1 के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, देखो R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट में हम निकाल रहे हैं। तो R1 ये लिख दिया ना, R1 पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। R1 की जगह पे अगर ये लिख दिए तो R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी की जगह पे अब क्या होगा, इन तीनों का सम
जीरो आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बाकी सारे ऐसे ही रह गए। हाँ वो 0 आएगा फिर। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हो गया RHS। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में है 2 3 5 7 8 9, ये नंबर्स पे है। 65 75 और 86। जरा माइंड लगाओ कैसे करोगे। इसको क्या करो, ये 2 को वैसे ही रहने दो, 2 3 5 7 8 9। 65 को ऐसे लिखो 2 + 63, फिर 3 में ब्रेक करना है तो 3 + 72, और इसको 5 में ब्रेक करना है तो 5 + 81। ओके, 2 पार्ट्स में करो इसको। सर वहाँ पे 3 + 72 आएगा। 3 + 72 कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये 3 है, ये 3 7 + ये 3 है। तो 2 3 5 7 8 9, फिर 2 3 5 प्लस दूसरा वाला क्या होगा, 2 3 5 7 8 9, और ये हो गया 63 72 81। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई क्या? हाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। प्रोपोर्शनल है। C2 और C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो ना। जैसे अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखो, मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 7 8 9, 63 को लिखोगे 7 × 9, इसको लिखोगे 8 × 9, इसको लिखोगे 9 × 9। 9 थर्ड कॉलम में से क्या आ जाएगा? 9 कॉमन आ जाएगा। 2 Yes, sir. 3 5 7 8 9, और ये फिर से 7 8 9। तो अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गई, तो ये हो गया 9 × 0, वैल्यू हो गई 0। ये थर्ड भी क्लियर, थर्ड क्लियर बोलो। यस सर। फोर्थ देखो, एक साथ लिख लेना। फोर्थ में है 1 BC A × B + C, फिर 1 CA, और ये है कहा गया B × C + A, फिर 1 AB C × A + B। तो देखो, इसमें ना मुझे एक चीज समझ आ रही है, ये AB + AC तो है ही यहाँ पे। जैसे ये जो लिखा है ना, थर्ड कॉलम को देखो, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? AB + CA है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है AB + BC, और ये क्या लिखा है? CA + BC। ओके, अब इस वाले में अगर ये BC ऐड कर दिया जाए तो इधर ये BC ऐड हो गया, इस वाले में CA ऐड कर लें, और इस वाले में AB ऐड कर लें, तो तीनों इक्वल हो जाएगा ना, AB + BC + AC। तो कहने का मतलब C3 की जगह पे C2 + C3 कर लें अगर, तो ये बन जाएगा 1 1 1 BC CA और AB। यहां बन जाएगा AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA। यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस अब थर्ड कॉलम से ये तीनों कॉमन कर लो, AB + BC + CA। थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट में कॉमन था तो वो कॉमन हो गया, 1 1 1। यहाँ बच गया BC CA AB, और यहाँ बच गया 1 1 1। बताओ आंसर कितना? 0। C1 और C2 आइडेंटिकल हो गई ना, तो 0। तो ये 1 2 3 4 कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में
ये है b प्लस सी q प्लस आर y प्लस जेड c प्लस a प्लस b r प्लस p p प्लस q z प्लस x और x प्लस वाई। इसको प्रूव करना है 2 apx bqy। बुक से मैच करते रहना, अगर मैं गलत लिख लूं तो बता देना। CRZ। चलो बताओ क्या करना चाहिए, क्या माइंड में आ रहा है? सर 1 मिनट। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिखे पहले, इन तीनों को Yes, ऐड sir. करके ऊपर लिखा जाए पहले। मतलब R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करके लिखें, क्योंकि देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स चाहिए। तो A कैसे मिलेगा, A कैसे मिलेगा वो सुनो। A प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर ले तो हमको मिल जाएगा, A मिल जाएगा। ये P कैसे मिलेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर में से Q और R माइनस करके। तो पहले P प्लस क्यू प्लस आर तो मिल जाए, A प्लस बी प्लस सी तो मिल जाए, और X प्लस वाई प्लस जेड तो मिल जाए। तो ये कैसे मिलेगा, ये करके मिलेगा। देखो तो जैसे ही R1 के सारे एलिमेंट चेंज करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो ये A प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 2 कॉमन करके हो गया A प्लस बी प्लस सी। ये 2 कॉमन करके P प्लस क्यू प्लस आर। ये 2 कॉमन करके X प्लस वाई प्लस जेड। एक बार मैच कर लो, पहली रो समझ में आ रही है, तब तक मैं बाकी लिखता हूं। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। यस तो हमको सम मिल चुका है। अब पहले तो फर्स्ट रो से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो फर्स्ट रो से। तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर X प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी सारों को कॉपी कर लो। A प्लस सी A प्लस बी R प्लस P प्लस क्यू Z प्लस X और X प्लस वाई। ठीक है यहां तक? यस सर। अब R1 में से B प्लस सी है ना, तो R2 माइनस कर लो। R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर लो, और R3 की जगह पे एक ही बार में R3 की जगह पे R3 माइनस R1 कर लो। इतना करके देखो पहले, तो ये हो गया 2। R1 की जगह पे R1 माइनस R2, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर लोगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। पहले R1 चेंज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहा है, R1 के सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, R1 R2 माइनस करके। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे लिख दो। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो P और R निकल गया, P और R निकल गया तो क्या बच गया, Q। यहाँ से Z और X निकल गया तो क्या बच गया, Y। R1 कंप्लीट हो गया, ये ऑपरेशन कंप्लीट। अब इसमें देखो, ये कह रहा है कि R3 में चेंज होगा, तो सबसे पहले R2 को एज इट इज लिख लो, उसमें कोई चेंज हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब R3 चेंज कैसे होगा, तो R3 में से R1 माइनस कर, तो R3 ये वाली है, इसमें से R1 माइनस करोगे तो ऐसे लिखोगे A प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो A और B कैंसिल, यहां बचेगा माइनस का C। यहां बचेगा P और Q निकल जाएगा तो माइनस का R, यहां बचेगा माइनस का Z। इतना देख के बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.
अब सर नीचे हमने वाले R1 तो स्विच कर दिया था ना, तो हम वो नया वाला R1 नहीं माइनस करेंगे? नहीं, नया वाला R1 ये बन गया, अब इसको अगले स्टेप में माइनस करेंगे। नया वाला R1 नहीं, ये किसके लिए लिखे हो, इस वाले के लिए लिखे हो। अच्छा ठीक है। ये R1 तो अगली बार यूज होगा, जैसे ये वाला जो R1 है ना वो नेक्स्ट में चेंज हो सकता है, नेक्स्ट में यूज कर सकते हो। ओके, अब ये इसके बाद लिखे हो ना, तो इसी रो की R1 जो है वही माइनस। तो ये दोनों साथ में हो रहे हैं दोनों साइमल्टेनियसली, हमने तभी एक नहीं बार कर में रहे हैं। किया, ये करो फिर ये करो, लंबा होता चला जाए। अब सेकंड नहीं, थर्ड रो में से माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो ये -2 बाहर, बी क्यू वाई। अच्छा सेकंड रो को चेंज करो, यहाँ पे माइनस भी कॉमन कर रहे हैं, और सेकंड रो में क्या करते हैं, नहीं पहले माइनस कॉमन लेंगे उसके बाद माइनस कर पाएंगे, तो एक ही बार में लिखेंगे c प्लस ए r प्लस पी और z प्लस एक्स। माइनस कॉमन कर लिया तो c r z। अब क्या करो, सेकेंड रो को भी सिंगल टर्म में लाना है ना, सेकेंड रो को भी सिंगल टर्म में लाना है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो में माइनस कर लेते हैं। तो अब R2 की जगह पे लिखते हैं R2 माइनस R3, तो ये बन गया -2 बी क्यू वाई, c प्लस ए में से c माइनस करके a, r प्लस p में से p, यहां बचेगा x, और थर्ड क्या है c r और z। यहां तक समझ आया, बोलो। हाँ जी सर। अब देखो Yes, c r z हम बस प्रूव करने के पास है, c r z हमको थर्ड रो में चाहिए, है वहां पे a p और x हमको फर्स्ट में चाहिए, b q y सेकंड में चाहिए, तो एक बार इंटरचेंज रिप्लेस कर देंगे। ये माइनस और एक माइनस बाहर आएगा जब हम R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे। वो लिख लेते हैं R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, तो एक -1 लिख लेंगे पहले, a p x b q y और c r z। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर रह गया, a p x b q y c r और z। ये हो गया हमारा RHS। समझ में आई बात, ये समझ में आया। yes, यस सर। एक बार लिख लेते हैं इधर ही, 6th भी कर लेते हैं, फिर एक साथ कॉपी कर लोगे। 6th में देखो, जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा मान लिया उसको, उसकी वैल्यू लिखी है 0, यहाँ है -a, सॉरी a है केवल, माइनस नहीं है, यहाँ -b, यहाँ पे है -b, इधर है -a, फिर 0, फिर -c, ये है b c और 0। तो अब क्या करो, कुछ आइडिया है, बताओ मुझे, कुछ करना चाहते हो उसमें, कुछ समझ आ रहा हो तो शेयर करो। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी इससे? ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी क्या इससे? डायगोनल एलिमेंट 0 है और उसका ये माइनस है, इसका ये माइनस है, इसका ये माइनस है, yes sir, तो वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तीनों रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहले रो से -1, दूसरे रो से -1, तीसरे रो से भी -1 कॉमन कर लो। अब देखो अच्छे से, ये हमारा डेल्टा है, तो ये बन गया 0 -a b a 0 c -b -c 0। ठीक है यहां तक। अब इस वाले को ना रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, तो ये बन गया, ये माइनस 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 तो इस तरह से लग गया आगे, रोज कॉलम को इंटरचेंज कर लिया, तो ये हो गया 0 -a और b, पहली रो पहली कॉलम बन गई, दूसरी रो है a 0 और c
फिर माइनस बी, माइनस सी और 0। ये तो हो गया माइनस। इसकी वैल्यू क्या हम डेल्टा लिख सकते हैं? ये पूरा डेल्टा है ना, देखो इक्वेशन 1 में। बोलो बोलो। हाँ हाँ। और ये हम डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये तो डेल्टा ही तो है, डेल्टा ही तो है। डेल्टा ही आगे जाके माइनस डेल्टा आ गया, कहने का मतलब 2 डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गया? 0 आंसर। अच्छा, ये प्रूफ करना था, सॉरी। ये हो गया प्रूफ। समझ आई बात? ये समझ आया? यस सर। ठीक है, लिखो इतना, 6 तक कॉपी करो। तो 6 के बाद करते हैं 7। 7 में पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं। माइनस ए स्क्वायर, देखते रहना कहीं कुछ मिस्टेक हो तो बता देना। माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी, ये ना मैं करने को देता हूं, तो रेडी हो जाओ। फिर ए बी माइनस बी स्क्वायर, 5 मिनट्स का टाइम है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है? तो अपनी अपनी कॉपी पे शुरू हो जाओ, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उस समय से सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ तो समझ में आया ही होगा। इसको प्रूव करना है कितना? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो शुरू हो जाओ, 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, जिसका हो जाएगा वो बता देगा ईमानदारी से। तो एक्सपेंशन कब कब कर सकते हो तुम? उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो जिसमें अगर 3x3 की बात हो रही है। 4x4 का हमारे सिलेबस में नहीं है, 2x2 और 3x3 यही दो हमारे सिलेबस में है। 1x1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे सिलेबस में 1x1 तो छोड़ दो, 2x2 और 3x3 सिर्फ यही डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में है। 4x4 का या उससे ऊपर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 3x3 की बात करें अगर, जैसे मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ जी एच आई। तो एक्सपैंड तभी कर सकते हो जब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में तुमको 2 जीरोस मिलते हैं, तब। एक 0 है तो एक्सपैंड करोगे तो पूरा काट दिया जाएगा। तुम एक्सपैंड उसी के अलोंग करोगे या तो उस रो या उस कॉलम के अलोंग जिसमें कम से कम 2 0 हो। तीनों 0 हो तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा सिचुएशन होगा, मान लो पहली रो में तुमको ये मिल चुका है और यहाँ पे मिल गया है ए बी और यहाँ पे वैल्यूज कुछ कुछ मिली है, तब तुम एक्सपैंड कर सकते हो। ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे मान लो ए है और एक्सपैंड कर दिया अगर, एक ही 0 पे पूरा काट दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो तुम्हें 0 करने होते हैं, ये हमारा इंटेंशन होता है। करो ABC। हाँ, जैसे फर्स्ट रो में ए कॉमन है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। एक बार में पहली रो से ए कॉमन कर लिया, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी। क्या बचेगा? देखो पहले रो से ए निकाल लिया तो माइनस ए माइनस ए और सी। इसमें से बी निकाल रहे हो ना, तो ए माइनस बी और सी। इसमें से क्या निकाला? सी निकाला, तो ए बी और माइनस सी। अभी भी चुप मत बैठो, ए बी सी तो आ गया। फिर से देखो, पहले कॉलम से ए कॉमन करो, दूसरे कॉलम से बी, तीसरे कॉलम से सी, तो ए बी सी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं करके। एक ए बी सी तो रो वाले से हुआ, अब पहले कॉलम से ए, बी दूसरे कॉलम से और सी तीसरे कॉलम से। अब क्या बचा वो देखो, 1 आ जाएगा। -1 1 1। बी निकाल लिया तो ये बच गया 1 -1 1, ये 1 1 -1। तो ये सिचुएशन बहुत इजी होती है, इसके बाद आगे जाने में बहुत मजा आता है। तो ए बी सी मतलब ऐसे लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करोगे वो देखो, पहले इनको लिख लेते हैं। -1 1 1, फिर ये 1 -1 1 1 1 -1। बताओ कुछ समझ में आ रहा है? सर यहाँ तक आ गया, पर फिर आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, पहले कोई भी रो या कोई भी कॉलम फिक्स कर लो। चलो मैंने फर्स्ट रो फिक्स कर ली है, इसमें मुझे मैक्सिमम जीरोस चाहिए। तो कैसे जीरोस मिलेंगे? देखो इस वाले 1 को अगर इस वाले 1 को ऐड कर ले तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इस -1 को इसको ऐड करें तो यहाँ 0 आ जाएगा।
तो क्या करो, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। ये कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो कैसे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इतना करके देखो पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में 1 और 2 ऐड करो, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। ठीक है, यहां तक तो इतना Yes, sir. करने से हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेंगे, बाकी को वैसे ही रहने दो। अब उसके बाद लिखोगे एक्सपैंडिंग, ये जब भी एक्सपैंड करोगे तो मेरी बात दिमाग में रख लो, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉलम 1 में हो गया 2 और उसका माइनर बनाओ, तो ये हो गया 1 1 माइनस 1 1, तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 इंटू माइनस 1 और बीच में माइनस फॉर्मूले का, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। समझ आई बात? Yes, sir. 8th, में 2 पार्ट्स हैं आई थिंक, यस। फर्स्ट पार्ट, 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, ये है 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। तो ये बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, मैं रास्ता बताता हूँ अभी। ये हमको प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो, जब भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट सेम होना तो उसको सॉल्व करना सबसे इजी होता है। यहाँ पे पहला कॉलम में सारा एलिमेंट 1 1 1 है, तो इसमें 2 जीरोस लाना बहुत इजी है। पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स को जीरो करना बहुत इजी है। कैसे? देखो, R1 की जगह पे, ये R1 का पहला मेंबर है, ये R2 का पहला मेंबर है, इन दोनों को माइनस कर लो, तो R1 में से R2 माइनस कर लो। तो अभी इतना करके देखो पहले क्या आता है, फिर आगे और जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। R1 के सारे एलिमेंट पहले चेंज कर लो, तो ये 1 माइनस 1 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक बोलो क्लियर? Yes, sir. जीरो आ गया। यस सर। अब R2 को भी जीरो करना है, तो R2 की जगह पे R2 माइनस R3 लिख लो। रो 2 के सारे एलिमेंट बदल दो, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और, अब तुमने अगर ये लिख दिया ना R3 की जगह R3 माइनस R1 या R2, तो ये हो गया गलत, क्योंकि तुमने, ध्यान से सुनो, R1 R2 को तुमने चेंज कर दिया। अब यहाँ क्या माइनस करोगे, तो यहाँ तुम R1 R2 को यूज नहीं कर सकते, दिमाग में रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तुमने R1 R2 दोनों को चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे R1 R2 तुमने चेंज कर दिया है। अब R3 को, R3 में से क्या माइनस करोगे, R1 या R2, जो भी करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जरूरत ही नहीं है। हाँ, करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा 2 जीरो तो आ गया ना। ऐसे बता रहा हूँ, जो वाली रो चेंज हो रही है ना उसको तुम यूज नहीं करोगे उस लाइन में, अगली लाइन में यूज होगी। ओके, ठीक है, जैसे मान लो इसकी जरूरत नहीं है, मान लो हमने ये वाला भी नहीं किया है, सिर्फ ये किया है और आगे हमने ये लिख दिया R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, ये गलत हो गया, क्योंकि R1 रो को हम चेंज कर रहे हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, अब R1 R2 चेंज कर दिए, R3 ऐसे लिखो 1 C स्क्वायर। देखो, पहली रो में a माइनस बी कॉमन, दूसरी रो में b माइनस सी कॉमन, तो ये बच गया 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, और तीसरी रो वैसी रख दो 1 सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करोगे कॉलम 1 के अलोंग, तो लिखो यहाँ पे एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो a माइनस बी इंटू b माइनस सी 1 और उसका माइनर लिखो इस तरीके से काट के, तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, एक्सपैंड करो तो 1 इंटू बी प्लस सी एज इट इज माइनस
a माइनस बी, कुछ कटेगा यहाँ पे, b से b कट गया, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था RHS में। चलो कॉपी करो। चलो तो अब चलते हैं आगे। अच्छा मुझे ना एक बात पूछनी है तुमसे। मैं अभी एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है? तुम्हें उसमें गलती ढूंढनी है और मैं बहुत बड़ा पॉइंट बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम मेरी गलती ढूंढ लो, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है और तुम ढूंढ के बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक सॉल्यूशन अभी बनाता हूँ इसी क्वेश्चन का। 8th का फर्स्ट पार्ट है ना, अभी बैठे बैठे मुझे याद आया। 8th का फर्स्ट पार्ट मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? तुम्हें गलती ढूंढनी है कहाँ पे मिस्टेक है। 8th का फर्स्ट पार्ट, ये डिटर्मिनेंट है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। यहां पे R1 की जगह पे, या R1 को वैसे रख दो, R2 की जगह पे R1 माइनस R2 a माइनस बी, एंड एक ही करते हैं अगर तो R2 चेंज होगा, पहला वाला वैसे ही छोड़ दो, और R3 की जगह पे R3 माइनस R1 a माइनस बी माइनस सी। हाँ तो ये 1a स्क्वायर, R2 चेंज हो रही है, R1 माइनस R2 करके 0, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और R3 में से R1 माइनस करके 0, c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, स्टेप सही बन रहे हैं ना, कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो अब क्या करोगे, पहले वाले रो को वैसे लिखना है, दूसरे वाली रो से a माइनस बी कॉमन, तीसरी वाली रो से c माइनस ए कॉमन, क्या बचा? तो 1a स्क्वायर, 1 नहीं 0, 1a प्लस बी, 0, 1c प्लस ए। पहले कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, अलोंग C1, तो a माइनस बी माइनस सी। अब 1 के लिए क्या बनेगा, तो ये और ये कट लिया, 1a प्लस बी, 1c प्लस ए माइनस बी माइनस सी इंटू सर सी। वो C माइनस ए था, A माइनस B के बाद a माइनस बी के बाद क्या था? C माइनस ए। ये तो सिंपल मिस्टेक। सर एक चीज पूछो सर, ये कॉमन कैसे लिया सर आपने? अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। a माइनस बी, ये हो गया c माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए। हाँ तो यहाँ हो गया c प्लस ए माइनस बी, इसमें से क्या कट रहा है? a, तो a माइनस बी तो आ गया, c माइनस ए भी आ गया, यहाँ आ रहा है c माइनस बी, ये b माइनस सी आना चाहिए था। इन दोनों को ऑब्जर्व करके तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसमें गलती ढूंढनी है। हाँ अभी क्या कह रहे हो? सर ये डिटर्मिनेंट जो मल्टीप्लाई किया है ना आपने, कहाँ पे, कौन सी लाइन? एकदम लास्ट में जो आपने ये मल्टीप्लिकेशन किया है ना 1 1, ये 2 बाय 2 इसमें गलती है। क्या गलती है? आपने बताया था a माइनस बी इंटू, एक सेकेंड, b इंटू बी, सॉरी a इंटू सी माइनस b इंटू डी होना चाहिए, आपने d इंटू बी किया होगा तभी वो आ रहा है। 1 इंटू सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू 1, ऐसे होना चाहिए ना? हाँ जी, आपने क्या किया, ये किया ना? अब c प्लस ए इंटू 1 वो भी लिखूं क्या यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ नहीं वो सही है। अच्छा मैंने फिर गलत लिखा, कॉमन। हाँ जो भी सर वो जो कॉमन लिया है उधर, अच्छा ओके, कॉमन। हाँ माइनस बी सी माइनस ए 0 से निकाल लिया सर आपने। सर वहां पे 0 से कॉमन कैसे लिया आपने? अरे 0 में से कुछ भी कॉमन है, क्या बात कर रहे हो? चलिए तो फिर चलो, 0 में वो से तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है समझ गया, सॉरी। नहीं सॉरी क्यों बोल रहा है इतना? मैं थोड़ा सा, मेरा टोन वैसा है, मैं मजाक करता हूँ, टेंशन मत ले, डांट नहीं रहा हूँ। सोचो बताओ क्या मिस्टेक है इसमें, तुम बहुत बड़ी बात सीखोगे। अब कितना याद रखते हो फाइनल एग्जाम तक वो इम्पोर्टेंट है।
सोचो सोचो अरे क्या हमारी कोई प्रॉपर्टी में से ही है जो हमने पढ़ी है अभी तक, उसी में से गलती है। पढ़ी है, उसी का एप्लीकेशन। मैंने कुछ इसमें ब्लंडर किया है। ओके देखो गलत तो है, रिजल्ट गलत आ रहा है, गलत तो है, बिल्कुल गलत है। और ये तुमने ना कहीं भी देखा नहीं होगा। मैं जो बताऊंगा अभी, तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। आई एम श्योर, एकदम श्योर हूं मैं। ओके कुछ नया सीखोगे। अंजलि ने पकड़ लिया। देखो यहाँ पे ओ देखा ही नहीं ये तो। ये गलत है, ये गलत है। क्या बात, वेरी गुड। ये गलत है। सबको मालूम था ये? नहीं सर। नहीं पता था? अब सुनो नहीं मेरे। था सर, देखा ही नहीं उधर तो। नहीं नहीं, अगर देख भी लिया होता तो ये रूल तुमको मालूम है कि जिस रो को चेंज हाँ करते हैं उसको माइनस नहीं हाँ, करते, उसी से ही माइनस करते हैं हमेशा। उसी से माइनस अच्छा करते हैं। हाँ वो रो माइनस नहीं होती है, जानते थे? हाँ सर, ये बताया था आपने शायद, तो रूल क्या है इसका, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन से बताया था। ऐसा क्यों करते हैं? वो पता नहीं। और ये माइनस का फर्क आ रहा है। जैसे इसमें एक माइनस अगर मिला होता तो माइनस को हाँ शिफ्ट करके a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए लिख लेते। एक माइनस का बस फर्क आ रहा है। तो ये माइनस का रीजन समझो क्यों ऐसा हो रहा है। तुमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, आर आई को इंटरचेंज नहीं, चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो आर आई प्लस के आर जे से। देखो क्या होगा अगर मैंने लिख दिया है R2 की जगह पे R1 माइनस R2। पहले बात तो ये बताओ, ये डिटर्मिनेंट है अगर A B C D E F G H I। अब किसी भी रो से अगर मैं माइनस कॉमन करूं या माइनस से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, ठीक है, जैसे मान लो मैंने R2 को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, A B C माइनस डी माइनस ई माइनस एफ और जी एच आई ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या माइनस ए होना चाहिए? यस माइनस। सर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले को देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है R2 की जगह पे -1 इंटू R2 प्लस R1। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। पहले क्या करोगे? सर आपकी आवाज। सर सर वॉइस आपकी आवाज। यस सर। यस सर। देखो R2 की जगह पे पहले ये दो स्टेप में होगा, R2 की जगह पे माइनस R2 लिखोगे और उसके बाद फिर R2 की जगह पे माइनस R2 में R1 ऐड करोगे, ये मतलब। तो अगर ये करोगे तो एक बार माइनस आएगा ना आगे, हाँ सर। तो अगर ये तुम यस सर। एक बार माइनस आएगा और उसके बाद ये ऐड कर सकते हो। तो माइनस तुमने नहीं लिया यहाँ पे अगर माइनस लिए होते ना तो ये माइनस आगे चला होता ऐसे, ओके और ये वाला माइनस जो हमें चाहिए था वो अब अंदर जाके, अब यहाँ हमको माइनस नहीं चाहिए तो ये माइनस अंदर जाके इस वाले को चेंज कर लिया और ऐसे हो गया। तो ये मिस्टेक है। ध्यान क्या रहेगा कि जिस भी रो को हम चेंज कर रहे हैं वो रो का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिस भी रो को चेंज कर रहे हो उस रो का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंटरचेंज करने में। कहने का मतलब R3 की जगह पे R1 माइनस 3R3 नहीं चलेगा, ये नहीं कर सकते हो। या कई बार ऐसा भी लिखते हैं हम लोग 3R3 प्लस R2, R3 की जगह पे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कई बार देखते होगे स्टार्ट में ही लिखते हैं, जैसे R3 को चेंज करना है तो R3 और प्लस कर लिया 4R1 तो तुम बोलोगे सही है। यहां लिख दिया माइनस तो भी बोलोगे सही है क्योंकि R3 पहले लिखा है। नहीं, पहले लिखने से मतलब नहीं है, R3 का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उसका कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो एक माइनस पहले लगा दो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये रूल तो तुमको पता ही होगा। डिटर्मिनेंट में अगर माइनस लगा देते हैं तो कोई भी रो कोई भी कॉलम में हम हर एक टर्म का माइनस चेंज कर सकते हैं। तो ये रूल हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें मिस्टेक है, ये गलत था। ओके सर। तो इतना रखें आज के लिए। यस सर। मैं एक बार ना तुम्हें बुक में दिखा देता हूँ कौन कौन सा कर सकते हो घर पे। यहाँ देखो,
तो 8th का फर्स्ट हमने कर लिया है। अब मैं कुछ पार्ट्स तुमको दिखा देता हूँ, कोशिश करोगे सारे जहां तक कर पाओ। एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 8th के सेकंड पार्ट से कोशिश करना, ठीक है। 8th का सेकंड पार्ट, 9th, 10th का फर्स्ट सेकंड, 11th के 2 पार्ट्स हैं, 12, 13, 14, ये सारे कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे है, तो काफी लंबा टाइम है, टाइम वेस्ट मत करना। सैटरडे संडे अपना आराम से यूज करना उसको, और मंडे को फिर शाम को हमारी क्लास है, तो हम ये कर लेंगे। और फिर 8.3, 8.4 एंड सब में, सॉरी 4.3, 4.4 जहां तक चल पाएंगे वहां तक चलेंगे अगली क्लास पे। तो जितने बच्चे क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करना। इसके एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे एग्जांपल कितने हैं टोटल? 16, या पता नहीं और भी हैं। हाँ, 16 एग्जांपल्स भी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सॉल्व भी होता है एग्जांपल, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो पहले एग्जांपल अपनी कॉपी पे लिख लेना, उसको खुद से सॉल्व करना, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर वहां से देख सकते हो। तो मंडे को मिले फिर नेक्स्ट क्लास पे। यस यस सर। सर। चलो, टेक केयर।